इसराइल के लिए तो अभी तो उन्होंने मेड डे कॉल देनी शुरू कर दी है, और वो तो अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हम आपकी जंग लड़ रहे हैं और फलानी की लड़ रहे हैं, तो आप हमें आके प्रोटेक्ट करें। इसराइल अपने बलबूते पे ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पॉसिबिलिटी कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला हो, अमेरिकन बेसिस पे हमला हो, तो उस पर रिटेलिएट किए, जो मुझे नहीं लगता ईरान करेगा। बात करते हैं ईरान और इसराइल के जंग के हवाले से, तो दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ फिजाई हमले जारी हैं। ईरान के पै दर पै हमलों से इसराइल में बड़ी तबाही देखने में आ रही है। तेल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी गई है और हर तरफ तबाही के मनाजर नजर आते हैं। कई इमारतें खंडर बना दी गई हैं और अब 15 इसराइली हलाक, और इसके अलावा अगर हम देखें तो 380 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो ईरान ने इसराइल पर 20 गुना बड़े हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर 2000 से जायद मिसाइल दागने की हिदायत कर दी। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी हैं, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान को इसराइली शहरियों को निशाना बनाने की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान के खिलाफ अपने मकासद को हासिल कर रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, ईरान और इसराइल के दरमियान भड़ती जंग में अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सामने आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान अमन होगा, एक और मुआहदा करेंगे जैसा पाकिस्तान और भारत में कराया था। इसके बावजूद अमेरिका ने अपना मिसाइल दिफाई निज़ाम यूक्रेन से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। बरतानिया ने भी इजाफी फौजी असासे और जंगी तैयारे मशरिक़ वस्ता भिजवाने का ऐलान कर दिया है। मगर ईरान ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर इसराइली हमले नामुमकिन हैं। अमरीकी पुश्त पनाही के सबूत मौजूद हैं। जंग दीगर ममालिक तक नहीं ले जाना चाहते। अगर मजबूर किया गया तो जंग को तौसी देने पर गौर करेंगे। ओमान में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। ईरान ने खलीज फारिस के अंदर यूरोप की मौशी शहर आबनाए हुर्मुस को बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को खुली वार्निंग देते हुए ये कहा है कि इसराइल का दिफा किया तो खित्ते में तीनों ममालिक के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान और इसराइल बढ़ती जंग से पूरी दुनिया में तशवीश की लहर पाई जा रही है। आलमी रहनुमा मुतहर्रिक हो चुके हैं। जंग रुकवाने के लिए सिफारती डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को फौरी मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी है, और अगर ईरान खित्ते इसराइल और यूरोप के लिए खतरा ना बने तो जौहरी प्रोग्राम भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो इस वक्त दुनिया भर में एक वाज़ेह तकसीम जो है, डिवाइड नजर आ रही है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की अगर बात करें, और उस समय दीगर मगरबी ममालिक इसराइल की हिमायत में खड़े नजर आते हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया की जानिब से ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है और ईरानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत भी की जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये फरमाइएगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त जंग बंदी का कोई इम्कान दिखाई दे रहा है, या फिर आने वाले दिनों में इसमें मजीद शिद्दत आएगी और ये खित्ते के साथ साथ दूसरे ममालिक को भी क्या अपनी लपेट में ले सकती है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी लाइकली फ्यूचर में तो कोई ऐसी जंगबंदी की बात नहीं है, ऑल्दो रशिया एक्टिवली इसमें कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से, तो पुतिन ने कहा है कि मैं ये करवा सकता हूँ। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा आप हमारे और यूक्रेन के दरमियान बातचीत करते हैं, तो ये मैं कर सकता हूँ। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड, आज से G10 जो G7 कंट्रीज का समिट हो रहा है कनाडा में, तो वो एक इम्पोर्टेंट फोरम है जहाँ पे बातचीत हो सकती है, और वहाँ पे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले सकता है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल के साथ अभी हो रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड था, और जिस तरीके से जो ईरानियन मिसाइल्स जाके हिट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में इजराइल के लिए तो अभी तो उन्होंने मेड डे कॉल देनी शुरू कर दी है, और वो तो अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हम आपकी जंग लड़ रहे हैं और फलानी की लड़ रहे हैं, तो आप हमें आके प्रोटेक्ट करें। तो अभी फिर देखिए, इजराइल का अगर आप साइज देख लें, टोटल इसका अगर साइज लेंथ इज अबाउट 470 किलोमीटर्स, और जो विड्थ बनती है नियरेस्ट प्लेस पे इज 15 किलोमीटर, जहाँ जाता है वो 135 है। तो बड़ा मुश्किल है जिस तरीके से अक्रॉस इजराइल ईरानी हिट कर रहे हैं। तो अब लोग इस नतीजे पे पहुंचे, जो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज थी, पोटेंशियल्स थी, एयर डिफेंस सिस्टम दैट हैज बीन डिग्रेडेड। अब ये एटलीस्ट अगर चलें 10 भी फायर होते हैं, 2 जाके हिट करते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है।
और जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो उससे वो फिनोमिनल है और लोगों में एक बहुत खौफ है, साइकोलॉजिकल इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। सो अब इजराइल की देखें, इजराइल अपने बलबूते पे ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वो तबाह नहीं कर सकता है। उसके लिए वो चाहता है कि अमेरिका आए, क्योंकि अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। और अमेरिका में अभी जो पब्लिक ओपिनियन है वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी इस तरह के जंगों में जाके अपने आप को इन्वॉल्व करे। बट स्टिल देयर इज एन ऑब्लिगेशन है अमेरिका की कि इजराइल के लिए जब थ्रेट होगा तो वो आके सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसे जो ना कोई इसका इंडिया नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट है, तो इजराइल अभी जो हम कह सकते हैं दे आर ऑन डिफेंसिव। बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब, ये भी बताइएगा कि अमेरिका और रूस ने ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सालसी की पेशकश कर दी है। क्या आलमी ताकतें जंगबंदी में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगी, जैसे कि उन्होंने पहले किया था पाकिस्तान और जब भारत की कशीदगी हुई थी? जी हाँ, देखिए अभी तो ईरान बेसिकली जब इनिशियल उनको शॉक पहुंचा और उनकी जो कैजुअलिटी सीनियर डिप्लोमेट सीनियर जो लीडरशिप मारी गई थी, तो उसके बाद से अब ईरान ने शॉक को ऑब्जर्व किया, रीग्रुप किया एंड रिटेलिएट किया। सो उससे अब जो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो मकासद थे ईरान ने एस्टेब्लिश किए हैं, अपने आप को मनवा लिया है, इजराइल को डिफेंसिव पर डाल दिया है। तो अब ईरान ने तो ये भी कहा कि अब बातचीत होती है तो हम तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि इजराइल जो है वो इसमें उसको पुश किया जाए। जिस तरह मैंने कहा कि आज जो कनाडा में मीटिंग हो रही है वहां पे कर सकते हैं, चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, रशिया अदा कर सकता है। वरना देखें कि इजराइल की कोशिश यही है इसको वॉर ऑफ एट्रिशन के तौर पे इसको डिले और लॉन्ग किया जाए और ईरान को उस वजह से नुकसान होता रहे। लेकिन यह है कि देखें, मैंने आपको कहा कि ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, द ओनली थिंग दे कैन फायर, और ये है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो दिसो का आयरन डोम है, डेविड स्टिलिंग है, एरो सिस्टम है, वो उसके पास मिसाइल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखें एक मिसाइल कॉस्ट $50,000, उसके लिए चाहिए सप्लाईज। तो ऑल्दो अमेरिकन ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो शिफ्ट किया यूक्रेन से टू मिडिल ईस्ट, तो वो भी डिपेंड करता है कि वो कब तक करेंगे, कितनी देर तक वो अपना आप को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस होंगे। सो अल्टीमेटली ट्रम्प ने जिस तरह आज भी जाने से पहले उन्होंने यही कहा कि डील होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि ये बैठ के आपस में वो डील करें, तो हो सकता है। लेकिन एज सच एक्टिवली देखे हमने अभी तक कोई अमेरिकन ऑफिशियल को नहीं देखा। स्टीव विटकॉफ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिडिल ईस्ट, अभी तक वो कहीं पर गए नहीं है, कोई बयान नहीं आया। द ओनली थिंग इज पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और ये चंद ममालिक है, चाइना है तो रशिया है कि जिन्होंने ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली मॉरली उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह वो खुद को भी डील मेकर कह के बड़ा फख्र महसूस करते हैं, तो अब देखना है कि क्या वो डील करवा पाते हैं। सर, अमरीकी दावे के मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर इसराइल खुद कार्रवाई कर रहा है तो फिर अमेरिका ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिस तरह से आप भी अभी बात कर रहे थे कि यूक्रेन से मशरिक वस्ता क्यों मुंतकिल किया है, और जिस तरह शुरू में आप एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि देखना यह कि अमेरिका इसमें किस हद तक मुदाखलत करता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या अमेरिका मुदाखलत करेगा, या अगर ईरान को इस तरह की गलती करता है जिस तरह किसी अमेरिका वार्निंग दे रहा है कि अगर हमारे किसी भी हवाई अड्डे को किसी दूसरे मुल्क के अंदर हमारी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो फिर हम जो है वो इस जंग में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएंगे और ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे, और ऐसा नुकसान जो कि इससे पहले दुनिया ने नहीं देखा। तो आपको लगता है कि अमेरिका इस तरह से आ सकता है इस जंग के अंदर? देखिए, यूएस डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसमें वो उन्होंने शिफ्ट इसलिए किया है कि ऑलरेडी देखने की एक बड़ी चीज क्लियर है। अभी भी जो अमेरिकन सिस्टम जो ऑन ग्राउंड है, चाहे वो जॉर्डन में है, सीरिया में है, इराक में है, या और इनके फैसिलिटी साइप्रस में है, वहां पे इनके जो थॉट सिस्टम लगा हुआ है वो तो इंटरसेप्ट अभी भी कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के जहाज हैं वो भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं, नेवल एसेट्स हैं वो भी इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो शिफ्ट इन्होंने किया है वो इसलिए किया है कि हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला हो, अमेरिकन बेसिस पे हमला हो, तो उस पर एक रिटेलिएट किए, जो मुझे नहीं लगता ईरान करेगा। तो एक तो वो, लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी, वी कैन नॉट रूल आउट ए फास्ट ब्रेक ऑपरेशन
इसराइल खुद ही कोई कार्रवाई डाले और नाम उस पर ईरान का डाला है, ताकि इसराइल की बड़ी शदीद ख्वाहिश है could कि be possible. इसमें अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो और ईरान की कोशिश है वो उसको प्रिवेंट करे। तो मेरा ख्याल में ये पॉसिबिलिटी इससे, क्योंकि जंग में कुछ भी हो सकता है। और फास्ट ब्रेक ऑपरेशन का कंसेप्ट जो इंडिया जिसका एक माहिर है, पहलगाम हो, पुलवामा हो, बम्बई अटैक्स हो, इसी तरह इसराइल भी ये कार्रवाइयां करता है। सो लेट्स वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी, को ऐसी वारदात कर दे और उसका जिम्मा ईरान पे लगाएं और फिर उसको अमेरिका को ड्रैग कर। तो ये सिनेरियो सोच सकते उस वजह से हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो मेरे ख्याल में नो ईरान प्रीवेल कर गया है और इसराइल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, करंट सिचुएशन ही हम डिस्कस कर रहे हैं मसूद साहब। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी से दुनिया भर में हम देख रहे हैं हलचल मच गई है, जंग को रुकवाने के लिए अगर ये जो आलमी ताकतें, अगर अमेरिका की बात करें तो अगर वही जंग में इन्वॉल्व हो जाता है, जस्ट टेक अ मूवमेंट फॉर इंस्टेंस, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जो जंग है ये बढ़ते हुए अलायंसेस के साथ साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है? उसका आगाज ये तस्वुर किया जा सकता है? देखिए, अमेरिका के अंदर ही बहुत सारे जो मेजॉरिटी जो अभी पब्लिक ओपिनियन है या जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, इवन रिपब्लिकन जो है वो इस अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बड़े अगेंस्ट हैं। और अभी तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप एक प्रेसिडेंट को कहा कि आप एक तरफ से कहते हैं यू आर पीस मेकर, पीस डील और डील मेकर हैं, तो लेकिन हम कैसे जाके इजराइल की जंग लड़े, उनको खुद लड़ने दे। दैट इज वन थिंग। वाइडर कॉन्फ्लिक्ट देखे तब होगा जब कोई एक, या अगर मिसाल के तौर पे ये ईरान थ्रेट करता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता हूँ, अच्छा, माइन कर देता है या कोई और चीज कर देता है, तो उससे ये देखें कि जो मिडिल ईस्ट में जो पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, कतर है, इन सब के वहाँ से ऑयल वगैरह है। तो 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल यहाँ से गुजरता है। और इसके बाद देखें कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है वो इस पर डिपेंडेंट है। तेल के प्राइसेस ऑलरेडी 7% बढ़ चुकी हैं। तो ये डेवलपमेंट हो सकती है, तो उसमें एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट तब होगा क्योंकि उसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट थ्रेट किया जा रहा है। तो एक वो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो मैंने कहा कि बेसिस पे अटैक हो जाए। लेकिन बेसिस आप देखा ना, जॉर्डन में है, यूएई में है, कुवैत में है, कतर में है, सऊदी अरब में है, सीरिया में है, इराक में है। तो वो तब ये ख्वाहिश यकीनन इजराइल की है कुछ ऐसा हो, लेकिन मेरा ख्याल में वाइडर कॉन्फ्लिक्ट पे ये नहीं जाएंगे, ये रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे बिटवीन द टू कंट्रीज, और इट विल बी सॉर्ट ऑफ ए वॉर ऑफ एट्रिशन होगी। और इसमें कोशिश अल्टीमेटली इजराइल करेगा कि दाएं बाएं से लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। लेकिन इसके बावजूद देखें जिस तरीके से इजराइल के साथ अभी हो रहा है, तो वो नेतन्याहू के गवर्नमेंट के भी चांसेस है वो मेक कोलैप्स, क्योंकि वो गेन कुछ नहीं कर सके। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स तो वो हासिल नहीं कर सके, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। ब्रिगेडियर साहब, जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ यकजहती का इजहार भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमरीका भी है जो कि बड़ी तारीफ भी कर रहा था पाकिस्तान की कि आपने बड़े आम दहशतगर्द जो है महदूद इंटेलिजेंस के बावजूद पकड़े, हमारे हवाले किए। इस जंग में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम हो सकता है? और साथ ही साथ अगर हम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को भी देखें कि इसराइल के खिलाफ जो है वो इस वक्त मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, वरना सबकी बारी आएगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बड़े दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान का क्लियर कट स्टांस है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, प्रेसिडेंट ने बात की है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, आपके मोफा ने एक स्टेटमेंट जारी की है, और डिफेंस मिनिस्टर ने असेंबली के फोरम पे बात की है। और हमने इसमें यही बात की है, और ये हमारे आसिम इफ्तिखार जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर उन्होंने बात की है, कैटेगोरिक बात की है कि मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली वी आर विद ईरान। हमने ये तो क्लियर कट कह दिया है कि हम इसको इन पे सपोर्ट करेंगे, और हमने कंडेम किया है जिस तरीके से वहाँ पे अटैक्स हुए हैं, और अपने कंसर्न का इजहार किया, और तमाम फोरम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने उनको सपोर्ट किया है। और जो वहाँ पे जो केस उनका था हमें ने इनिशिएट किया विद चाइना, रशिया की मदद से। सो वो एक्नॉलेज भी करते हैं। बट एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली है, कुछ फेक मीडिया भी लोग इसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं, एट टाइम्स गलत कोट कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर को, पाकिस्तान के बारे में गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमें इसका एहतियात लोगों को पाकिस्तानियों को करना चाहिए कि जो हमारी स्टेटमेंट्स थी, जो क्लियर स्टेटेड पोजीशन
थी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है, और उसके अलावा बाकी जो खबरें आ रही हैं मीडिया पे वो सब झूठ है, फेक है, डिसइंफॉर्मेशन है। इसको हमें एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए ऐसे मामलात में, खासतौर पर हसास मामलात में। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने जो ओवरऑल चल रही है उस पर बड़ा बेहतरीन एनालिसिस अपना दिया।